दोस्तों वंदे मातरम। 2019 से पूरा विश्व समस्याओं से जूझ रहा है। एक समस्या ख़त्म होती नहीं है और दूसरी समस्या जन्म ले लेती है। अगर हम रिसेंटली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालें तो आर्मेनिया एंड अज़रबैजान के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध, इज़राइल एवं गाजा के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष, और लास्ट ईयर अमेरिका एंड ईरान के बीच में भी एक मिनी वार होकर गई है। और साथ में अभी हम कोविड से बाहर नहीं आ पाए हैं। वैक्सीनेशन के बावजूद भी हम इस रोग से निजात नहीं पा सके हैं। एंड ये जो वायरस है आगे और भी ज़्यादा म्यूटेट होता जा रहा है। और इसी के साथ 7 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो ये वो दिन है जिस दिन 13 दिन का पक्ष स्टार्ट होने वाला है। भाद्रपद मास एवं शुक्ल पक्ष की शुरुआत होगी। मैं महाभारत की भी याद दिलाना चाहता हूं आपको कि जब महाभारत हुई थी, जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो उस समय भी उस युद्ध से कुछ दिन पहले 13 ही दिन का पक्ष था, तो जिसमें कि एक सभ्यता पूर्ण तरीके से ख़त्म हो गई थी। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और कुछ एक लोग ही बचे थे। जिन लोगों ने भागवत पुराण पढ़ा है उसमें आप चेक कर सकते हैं, जिसमें लिखा है कि 13 दिन का जो पक्ष होता है वो संहार करता है एवं राजा एवं प्रजा दोनों के लिए ही कष्टदायक साबित होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े उल्कापात भी होते हैं। और ये जो पक्ष अभी स्टार्ट होगा 13 दिन का, 13 दिन आप सोच रहे हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष दोनों ही 15-15 दिन के होते हैं। बहुत कम होता है कि तिथि क्षय हो जाती है तो 14 दिन का एक पक्ष होता है, या तिथि वृद्धि होती है तो 16 दिन का हो जाता है, लेकिन 13 दिन का बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है। और इस बार जो ये पक्ष आने वाला है इसमें प्रतिपदा जो तिथि है वो क्षय हो जाएगी एवं त्रयोदशी तिथि त्रयोदशी मीन्स 13 नंबर जो कि शुभ नहीं माना जाता, इसका भी क्षय होगा। इन दो तिथियों का क्षय होना एक बहुत ही अशुभ संकेत देता है। मुझे मालूम है कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं कि ये जो इवेंट है ऑलमोस्ट वर्ष में कई बार एक बार रिपीट हो जाता है। इसके भी मैं आंसर देना चाहूँगा आप लोगों को कि दोस्तों जब ये तिथि क्षय होती है, 2 तिथियां, जब 13 दिन का पक्ष आता है तो ये इवेंट पूरे संसार में नहीं होता, कुछ एक कंट्रीज़ में होता है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। लेकिन ये जो मंगल एवं शनि की भी स्थिति बनेगी आगे, हम ये नहीं भूल सकते कि अब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ हैं। तो अगर किसी एक देश में इम्पैक्ट होता है तो पूरी दुनिया में वो इम्पैक्ट होता है, बिकॉज देशों की आपस में संधियां, उनके शत्रु देश, क्योंकि जब ये ज्योतिष शास्त्र बनाया गया था, जिन ज्योतिर्विदों ने श्लोक लिखे थे, गणनाएं लिखी थी, फॉर्मूलाज लिखे थे, वो उस पर्टिकुलर समय के आधार के ऊपर उन फॉर्मूलों से विवेचना की जाती थी और उस समय के लिए वो फिटमेंट होती थी। लेकिन आज यही फॉर्मूलाज देश काल पात्र को मध्य नज़र रखते हुए ज्योतिषियों को डीकोड करने पड़ते हैं अपने तरीके से। मेरा ये मानना है कि ये जो इम्पैक्ट होगा ये पूरे विश्व पर इसका इम्पैक्ट होगा, कुछ एक देशों पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। जिसमें कि देखिए, मैं कुछ किताबों के प्रमाण देना चाहता हूँ कि कुछ ज्योतिष एवं सनातन धर्म के ग्रंथों में इसके प्रमाण भी हैं कि इसको विश्व घस्त्र पक्ष का नाम भी दिया गया है और इसे विश्व शांति को भंग करने वाला पक्ष भी माना गया है। और इसका जो असर है
वो 13 दिन या तो 13 महीने मीन्स 13 पक्ष होते हैं, अराउंड 6.5 महीने मीन्स अप्रॉक्स हाफ ईयर या तो 13 मंथ। तो इसके बीच में इसका प्रभाव देखा जाता है और इसको काल योग भी कहा गया है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं कि हमारे चैनल में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ लोगों ने अभी कि कुछ एक ज्योतिषियों ने पीछे भविष्यवाणियां भी की हैं नास्ट्रेडम्स का रेफरेंस लेकर, या ऋषि व्यास या ऋषि नारद या कुछ ऐसे महात्मा पीछे रह चुके हैं जो ब्लाइंड थे, जो कुछ लिख के गए थे और जिन्होंने विश्व के बारे में भविष्यवाणियां की थी। दोस्तों मेरा ये मानना है कि उन्होंने जब वो भविष्यवाणियां की थी तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे। विश्व बदल चुका है, वी आर इन एंड्रॉयड एरा एंड हम स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं। और मैं ऐसी किसी भी भविष्यवाणियों पे रिलाई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मूलाज के ऊपर विवेचना करता हूँ और उनको डीकोड करने की कोशिश करता हूँ। जो पुरानी भविष्यवाणियों की भी बात करें तो ऋषि व्यास जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था, उनकी भी भविष्यवाणियाँ बहुत सारी गलत हो चुकी हैं। नास्ट्रेडम्स की भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई हैं। और जिन लोगों की बात करते हैं, एक माया कैलेंडर होता था जो कि 2012 में भी शायद क्लोज हो चुका था, जब कहा गया था कि विश्व खत्म होने वाला है। दोस्तों ज्योतिष में डीकोड ज्योतिषियों को जो मेदिनी ज्योतिष करते हैं वो अपने तरीके से करते हैं, ना कि किसी की भविष्यवाणियों का रेफरेंस लेके वीडियो बनाए जाते हैं। अब आप इस लगन कुंडली पर भी विचार कीजिए कि ये लगन कुंडली क्या कहती है सिंह लगन की, जिसमें कि सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही लगन कुंडली में, फायर लगन सिंह लगन की कुंडली। फायर राशियां 3 होती हैं, मेष राशि, सिंह राशि एवं धनु राशि, लेकिन तीनों के ही अपने अपने तत्व हैं। लेकिन सिंह राशि में जब ऐसा इवेंट बनता है तो सिंह राशि कंप्लीट फायर को दर्शाती है। सूर्य को देखा होगा आपने, हमेशा ही गर्म रहते हैं। और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा 12th हाउस में चले गए हैं नवमांश कुंडली में, व्यय स्थान में। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि विश्व में भयंकर आगजनी की घटनाओं का इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ अगर हम लगन भी देखते हैं तो लगन ये शुक्र का लगन है। जो सिंह राशि निकल कर आती है तो ये एसेंडेंट 23.59 डिग्री में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, तो इंडिकेट करता है कि पूरा विश्व कूटनीति की तरफ बढ़ेगा। शत्रु मित्र बनेंगे, मित्र शत्रु बनेंगे और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कूटनीति की घटनाएं, कूटनीतिक समझौते भी किए जाएंगे। सूर्य और गुरु के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। आप देखिए, सूर्य और गुरु का भी यहाँ पर वेद हुआ है। बृहद संहिता में लिखा है कि जब सूर्य और गुरु मेष राशि में होते हैं तो वो विश्व के लिए अशुभ संकेत होता है। माना कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी सूर्य और गुरु का वेद बना हुआ है और यहाँ पे गुरु भी 12th हाउस में चले गए हैं। इसके साथ अगर हम राहु की यहाँ पर विवेचना लेते हैं, मैं ये भी बताऊंगा कि पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर क्या क्या होने वाला है। राहु 10th हाउस में चले गए हैं इस कुंडली में। राहु से कट्टर इस्लाम के बारे में विचार किया जाता है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि D9 चार्ट में एक तो राहु चले गए हैं 6ठे घर में, मेष राशि में, फायर साइन में, कि इस्लामिस्ट जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो अपने भाइयों का ही कत्ल करेंगे। इस्लाम में भी 10 समुदाय माने जाते हैं, सिया सुन्नी के अलावा भी। तो वो कहीं ना कहीं स्वयं अपने ही एक सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपस में ही लड़ेंगे। तो ये राहु का एक इंडिकेशन भी दिखाई देता है कि कुछ सभ्यताओं का अंत भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अगर यहाँ पे हम
गुरु का भी अगर हम विचार करें तो देखिए, गुरु बैठे हुए हैं 7th हाउस से। अब जो मेन प्रेडिक्शन मैं देने वाला हूँ, गुरु का 7th हाउस में चले जाना, और गुरु यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मंगल का नक्षत्र। मंगल से युद्ध की स्थिति के बारे में विचार किया जाता है। और अष्टमेश स्वयं अपने से 12th हाउस मीन्स 7th घर में चले गए हैं, व्यय हो गया है 8वें घर का। और गुरु कहाँ बैठे हैं? युद्ध के स्थान में। 7वां घर विश्व युद्ध के बारे में भी यहाँ से विचार किया जाता है। गुरु का 7th घर में मंगल के नक्षत्र में चले जाना, और साथ में सूर्य और चंद्रमा का भी यहाँ पर वेद होना, ये क्या स्थिति दिखाता है? देखिए, ये इंडिकेट करता है कि बहुत बड़े बड़े विश्वव्यापी उपद्रव, विश्वव्यापी रक्तपात, हिंसा, युद्धों की स्थिति, समाज में अशांति और राष्ट्रों का युद्ध में सम्मिलित होना। इसके बाद यही गुरु कुछ दिन के बाद 14 सितंबर, ठीक 7 दिन के बाद मकर राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर वक्री हैं, और मकर राशि में अगर इसी कुंडली पे अगर हम विचार करें, इसी कुंडली को अगर हम मान्यता देकर चलें, तो 6ठा घर होता है रोगों का और लोन का भी माना जाता है, और 6ठा घर शत्रुओं का भी माना जाता है। गुरु और शनि यहाँ पर इकट्ठा होना, गुरु यहाँ पर फिर धनिष्ठा नक्षत्र के हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि असाध्य रोगों का जन्म। कोविड भी एक असाध्य रोग है, इसके अलावा कुछ और भी असाध्य रोगों का जन्म होगा। इसके साथ साथ प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे, जिसमें कि जनता का धन एवं जनता की भी हानि होगी। दोस्तों, ये जो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, अगर मैं आने वाले 15 सालों के बारे में कैलकुलेशन करूं, तो ऐसा दिखाई देता है कि जनमानस मास डेथ की तरफ इशारा दिखाई देता है, कि जनता का बहुत बड़े लेवल पर करेक्शन दिखाई देता है जनसंख्या का। और इसके बारे में मैं पहले भी दिसंबर 2020 में एक डिटेल वीडियो दे चुका हूँ। और ये क्या इंडिकेट करता है कि क्लाइमेट चेंजेस, भयंकर भूकंप, अर्थ अपने आप को फिर से रिस्टोर करेगी, भयंकर अग्निकांड, बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी ऐसी जगहों पर भी फटेंगे जहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट इसका विचार भी नहीं कर सकते, उनके जहन में भी वो बात नहीं आएगी। आसमानी बिजलियां एवं जनमानस के ऊपर इलेक्ट्रोक्यूजन, ये अचानक ही होगा, या तो जल से या तो आसमानी बिजलियों से। अचानक ही ऐसी न्यूज़ आएंगी कि बहुत सारे लोग समूह में अचानक ही इलेक्ट्रोक्यूट हो गए। तो और प्राचीन ग्रंथों में अगर हम विचार करें, तो इसको अमंगलदायक भी मानकर ये कहा गया है कि 13 दिन के 13 डेज के पक्ष जब आता है तो संसार में संहार होता है, और महाकाली नरमुंडों की माला धारण करती है। दोस्तों, ये 13 डेज का पक्ष है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, घट ही रहा है हमारे पास। इसके बाद अगर हम 14 सितंबर की भी बात करें, अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रेडिक्शन देने वाला हूं, तो 2:30 बजे के आसपास गुरु मकर राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे, जो कि ये जो महामारी पीछे फैली हुई थी कोविड, इसकी एक सेकंड वेव फिर से स्टार्ट होगी। सॉरी, थर्ड वेव इंडिया में मानी जा रही है। इसके ऊपर मैं पहले भी प्रेडिक्शन दे चुका हूं दिसंबर 2020 में, जब मैंने कहा था कि थर्ड वेव स्टार्ट होगी 22 फरवरी से, क्योंकि मेरे लिए वो थर्ड वेव है, क्योंकि मैंने 20 अप्रैल 2020 को एक वीडियो दिया था खप्पर योग के बारे में, जब मैंने कहा था कि सेकंड वेव 15 नवंबर 2020 से शुरू होगी, जो ब्रिटेन से सेम डेट को भी शुरू हुई थी।
और नेक्स्ट डेट 14 सितंबर इंडिकेट होती है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियोस दे चुका हूं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत डिटेल वीडियोस हैं जिसमें कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि कितना इफ़ेक्ट होगा इस वेव का। दोस्तों, ये अभी जो भी हुआ है ये ट्रेलर है। ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं अध्ययन करता हूं तो मेरा ये अपना मानना है कि अभी जो भी था ये ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और ये जो 14 सितंबर की जो डेट आ रही है, इट इज़ ए इंडिकेशन कि विश्व युद्ध का काउंटडाउन यहाँ से शुरू होगा और बहुत बड़े बड़े राष्ट्रों के मध्य युद्ध की स्थितियाँ बनेंगी। 22 अक्टूबर 2021 को भी एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, जो देशों के बारे में भी अभी कुछ डाटा निकल के आएगा। आप देखिए, उस दिन मंगल तुला राशि में ट्रांजिट करेंगे और सूर्य ऑलरेडी वहाँ पर तुला राशि में नीच होंगे उस समय। एंड दोनों ही चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में दोनों ही फायरी प्लैनेट, एग्रेसिव और नीच, और साथ में इन दोनों की दृष्टि, क्योंकि मंगल सूर्य का भी प्रभाव लिए हुए हैं यहाँ पर। सूर्य बहुत ही पाप ग्रह माना जाता है सूर्य देव जी को। चौथी दृष्टि मंगल की शनि देव जी के ऊपर, और गुरु भी साथ में है। और शनि ने गुरु का प्रभाव लिया हुआ है। शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर, तो आपस में दृष्टियों का एक्सचेंज हो रहा है। एंड साथ में शुक्र और मंगल का भी आपस में एक्सचेंज। और ये क्या इशारा करता है कि धार्मिक एवं पूरे विश्व में धार्मिक एवं जातीय दंगों में, पूरा विश्व धार्मिक एवं जातीय दंगों में झुलसेगा। सब धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों को सुप्रसिद्ध करने के लिए अचानक ही एक विद्रोह की स्थिति बनेगी, अराजकता की स्थिति क्रिएट होगी, एंड किसी सभ्यता या देश का अस्तित्व नष्ट होगा। कुछ देश संसार के नक्शे से मिट जाएंगे। ये मेरा एस्ट्रोलॉजिकली डीकोड मैंने इस तरीके से इसको किया है। और इसमें प्राकृतिक प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसमें कि कौन कौन से देश प्रभावित होंगे। चीन, नेपाल, वर्मा, श्रीलंका, टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत का उत्तर पूर्व का हिस्सा एंड पश्चिम के कुछ हिस्से एंड पश्चिम दक्षिण का भाग, इसके साथ इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, कनाडा, यूके, यूएस, इज़राइल एंड फिलिस्तीन। ये कूर्मा चक्र मैंने बनाया था, उसमें ये डाटा निकल कर आता है, क्योंकि इसमें मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, जो कि ही इज टचिंग 70s, और उनका मेदिनी ज्योतिष में एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो उनके साथ मैंने विचार विमर्श किया है इसके ऊपर, एंड उन्होंने ही मुझे हेल्प की थी इसमें कूर्मा चक्र बनाने में। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि तालिबान का क्या होगा। दोस्तों, इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसके ऊपर डिटेल में आप लोगों को वीडियो दूंगा कि भारत एवं तालिबान अभी जो नए समीकरण बने हैं इसमें आगे क्या होने वाला है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ और एस्ट्रोलॉजर्स को भी फॉलो करते होंगे जो मुझसे भी सीनियर्स हैं एंड कुछ उम्र वाले भी हैं। हो सकता है उनके जहन से ये 13 डेज़ का जो पक्ष वाला जो डाटा है निकल गया हो जाता है। ऐसे हमारे दिमाग से भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस कई बार नहीं याद रहते हैं, तो आप उन ज्योतिषियों को भी एक मैसेज कर सकते हैं कि इस 13 डेज़ के पक्ष के ऊपर वो लोग भी कुछ वीडियोस दें और उनके क्या विचार हैं इस बारे में। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मेदिनी ज्योतिष में बहुत अच्छी कमांड है और बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, कुछ और ज्योतिषियों की और डिफरेंट रह सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे ज्योतिषियों को मिलके
विश्लेषण करना चाहिए। तो हो सकता है कुछ अच्छे तथ्य भी बाहर निकल कर आए जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके साथ कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि मैंने एक वीडियो दिया था 18 जून को, जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में अभी पीछे ट्रांजिट हुए थे, तो मैंने 18 जून को इसका वीडियो दिया था, जिसमें मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारे इंडिकेशन दिए थे। भारत के बारे में भी बताया था, विश्व के बारे में भी, और वो घटनाएं नहीं घटी। दोस्तों, मेरा उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ देखा करें। वीडियो की पंच लाइन से या हाफ वीडियो देख के कुछ परसेप्शन ना बनाए। मैंने एक योगी जी के ऊपर भी वीडियो दिया था पीछे, एंड उसका कुछ अलग ही, उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लिया कुछ लोगों ने, लेकिन उसके कुछ आंसर भी उनके ऊपर कुछ लोगों द्वारा नीचे दिए गए हैं कि मैं एक्चुअल वीडियो में क्या कहना चाहता था। एंड इन लोगों के लिए मेरा आंसर भी है कि ये जो मैंने वीडियो दिया था 18 जून का, अगर आप विश्व में न्यूज़ देखें तो घटनाएं जो मैंने कही थी वैसी ही होती जा रही हैं। मैंने कहा था कि जो रेगिस्तान है वो बर्फीले एरिया बनेंगे, और जहां बर्फ़ पड़ती थी वो रेगिस्तान बनेंगे, और जहां ठंड होती थी वो एक्सट्रीम गर्मी वाले एरिया बनेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनी है तो लंदन की न्यूज़ आप गूगल आउट कर सकते हैं कि वहाँ पर अभी क्या हुआ और क्या हो रहा है। कनाडा हीट वेव, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, जिसके बारे में मैंने हिमाचल में बताया था कि कुछ इलाके तबाह हो जाएंगे, और बहुत सारी मैंने वहाँ पर डिटेल में प्रेडिक्शंस दी हैं। आप पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हैं, और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं 5 to 6 एक वीडियो का सेट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाला हूँ। आप उनको भी चेक कर सकते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या इंटरप्रिटेशन दी है इस मेदिनी के बारे में, करंट घटनाओं के बारे में। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या रेमेडीज नहीं होती। जैसे मैंने योगी जी के ऊपर पीछे वीडियो दिया था, वो एक रेमेडी थी जिसको विचार किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये उन लोगों को आंसर है मेरा जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, और ये सही क्वेश्चन है। तो एक रेमेडी के तहत जो भी योगी जी का वीडियो था, जो मैंने बताया था, जो घटनाएं आगे घटनाक्रम हुए, उसको एक रेमेडियल मेजर ही माना जाएगा। इसके साथ दोस्तों रेमेडीज होती हैं। आप आराम से सोचिएगा कि हमने विश्व को क्या दिया है। वी हैव टेकन दिस अर्थ एज ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड। सो कहीं ना कहीं हमने विश्व में एक खुद ही परेशानियां खड़ी की हैं। विश्व में हम लोगों ने एक बहुत ज़्यादा टेक फॉर ग्रांटेड लिया है विश्व को। जानवरों का गलत तरीके से कत्लेआम, उनको अपने तरीके से अपनी सुविधा अनुसार। सो आप लोग समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वृक्षों का काटना, आबादी का अननेसेसरी तरीके से बढ़ना, तो कहीं ना कहीं अर्थ अपने आप को रिस्टोर अर्थ ने करना शुरू कर दिया है। और इसके उपाय यही हैं कि हमें अपनी मॉरल वैल्यूज़ की तरफ बढ़ना चाहिए, ऑनेस्टी की तरफ बढ़ना चाहिए, और नेचर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें कि जितने ज़्यादा हम ट्रीज़ लगा सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी का भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, बिकॉज प्रैक्टिकल रेमेडीज़ ये नहीं कहती हैं। प्रैक्टिकल रेमेडीज़ ये कहती हैं कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होना शुरू कीजिए, कुछ लोगों के लिए अच्छे कार्य करना शुरू कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू कीजिए। भगवान क्या है, कौन है, ये नहीं मालूम, लेकिन नेचर सब ने देखा है। और इसके साथ साथ मेरा एक पर्सनल चैनल है जो आप YouTube में प्रशांत कपूर के नाम से सर्च कर सकते हैं, और वही चैनल आपको इस वीडियो में भी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा प्रशांत कपूर के नाम से। आप ज़रूर उस चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जिसमें मैं कुछ आयुर्वेदिक टिप्स और कुछ अभी स्पिरिचुअल गाइडलाइंस भी देना शुरू करने वाला हूँ। दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।